तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों और छात्राओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के फिजिक्स की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने फिजिक्स की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर जी आप क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल पेपर लेकर आइए। बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा डरे हुए रहते हैं कि क्या सर फिजिक्स का जो पेपर होता है वो बहुत ज्यादा टफ आता है, यानी कि कठिन आता है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी कमेंट करते हैं ना, सर हमें फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता, हमें न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता, तो आखिर कैसे हम फिजिक्स में बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आएंगे। तो देखिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स का एक मॉडल पेपर, या यूं कहें ये फिजिक्स का एक गेस पेपर है। इस पूरे पेपर को ध्यान से देख लेना, आपके अंदर जो डर है ना कि सर फिजिक्स का पेपर कठिन तो नहीं आएगा, वो आपका डर आज खत्म होने वाला है। मैं इस पूरे 70 नंबर के फिजिक्स के पेपर को सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो ध्यान से ये पेपर लास्ट तक देख लेना। और इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके फिजिक्स के पेपर में लगातार पूछे गए हैं। मैं सबको सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। देखो जब आपको पेपर मिलेगा, यहां पे रोल नंबर डाल देना, यहां पे नाम डाल देना। 2027 भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का ये मॉडल पेपर है। इस साइड में पेपर कोड दिया जाएगा, मतलब जब आप कॉपी फिल करोगे ना तो ये पेपर कोड भी फिल करना होगा। समय 3 घंटे 15 मिनट और पूरे 70 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, चलिए भैया यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोट दिया गया है भैया, पैसे वाला नोट नहीं है। देखो पेपर ध्यान से देख लेना, देखना जब फिजिक्स का यानी कि जब बोर्ड एग्जाम का आपका रिजल्ट आएगा ना, फिजिक्स का सबसे तेज बच्चा आपसे पूछेगा भाई तेरे इतने नंबर कैसे आ गए, क्योंकि ऐसे ही गेस पेपर मैं आपके लिए लाता रहता हूं। ठीक है, तो देखो नोट दिया गया कि 15 मिनट क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ लेना। कुछ निर्देश दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, खंड बा में अत लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड सा में लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड दा में लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड और खंड या में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। अब यहां से हमारा पेपर स्टूडेंट स्टार्ट होता है। ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये गेस पेपर है फिजिक्स का, इसको ऐसा वैसा पेपर समझकर बिल्कुल भी मिस मत कर देना। तो देखो सबसे पहले जब फिजिक्स का पेपर होगा भैया ना, सबसे पहले आपका खंड आ होगा। खंड आ में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। कुल 6 क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के। ठीक है, मैं 6 क्वेश्चन का पूरा आंसर आपको बताने वाला हूं और अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय सबको मैं आंसर के साथ बताऊंगा, बस ध्यान से देख लेना। और इस वीडियो को आप लोग भैया लाइक कर देना। अगर इस वीडियो पर ना सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक्स आ गए ना और सभी बच्चों ने कमेंट में पीडीएफ लिख दिया, तो इसका पीडीएफ मैं बिल्कुल फ्री दे दूंगा। कहां पे? अपने टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना सभी बच्चे। देखो यहां से हमारा खंड आ स्टार्ट होता है। देखो इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अरे भैया बहुविकल्पीय में 4 ऑप्शन तो दिए ही जाएंगे, सबको पता है। ठीक है, अब टोटल 6 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के आपको 6 नंबर बच्चों मिलेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा का वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लेना भाई, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आता है, तो मैंने कहा क्यों ना इस क्वेश्चन को हम अपनी क्लास में ले लें। ठीक है, क्योंकि इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखो का वाला क्वेश्चन है, वैद्युत विभव का मात्रक है। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ठीक है, फर्स्ट है जूल प्रति कूलाम, सेकंड है जूल इंटू कूलाम, थर्ड है कूलाम प्रति जूल और फोर्थ है न्यूटन प्रति कूलाम। अरे मेरे स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि विद्युत विभव को हम V से डिनोट करते हैं। V इक्वल टू W अपान क्यू नॉट होता है। क्या होता है? V इक्वल टू W अपान क्यू नॉट। तो बताइए इसका मात्रक क्या होगा? बताओ खुद ही।
फॉर्मूले से मात्रक समझ में आ जाएगा। देखो W है कार्य, कार्य का मात्रक जूल, Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक क्या होगा विद्युत विभव का? अरे भैया जूल प्रति कूलाम। आंख बंद करके टिक टिक कर दो। ठीक है, कितना आसान है। जो बच्चे डरते हैं फिजिक्स से ना, उनके फिजिक्स के डर को भगाने आ चुके हैं आपके शुभम सर। बस आप लोग प्यार बांटते रहिए भाई, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। लाइक करने में तो आपका कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको टाइम टाइम से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ये सब करने से आपको पैसे नहीं लगेंगे, आप लोग कर दिया करो फटाफट। बाकी क्या चाहिए, कमेंट कर दिया करो जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। खा वाला क्वेश्चन देख लो बच्चों। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है बताओ। फर्स्ट है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सेकंड है एम्पियर मीटर स्क्वायर, थर्ड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और फोर्थ है हेनरी। अरे मेरे स्टूडेंट, चुंबकीय आघूर्ण को हम एम से डिनोट करते हैं। एम इक्वल टू आई इंटू ए होता है। अब आप लोग बताओ इसका मात्रक क्या होगा। M इक्वल टू आई इंटू ए। आई है धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। अभी इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल भी लगवाऊंगा। ये कोई ऐरा गैरा क्लास नहीं है भैया कि बस देख लिया छोड़ दिया। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत स्पेशल वाले हैं, तो बस ध्यान से देखना, ठीक है। चलो बच्चों, ये दूसरा ऑप्शन सही है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। चलो तीसरा वाला, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? पहला स्थिर आवेश द्वारा, सेकंड है नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, थर्ड है त्वरित आवेश द्वारा, फोर्थ है आवेशहीन कण द्वारा। अरे भैया विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती हैं। तीसरा ऑप्शन आंख बंद करके टिक कर दो। देखो मैंने फिजिक्स के ना लगभग 45 से 50 बहुविकल्पीय प्रश्न एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है। आप नहीं पढ़ रहे हो, आपकी गलती है, इसीलिए मैं कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो। देखो 50 बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने फिजिक्स का पढ़ाया था पूरे बुक के। अगर सब्सक्राइब किए होते तो आपको आज क्लास मिल जाता। YouTube पे सर्च कर लेना क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, ठीक है। या हमारे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट में फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न वाला प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर क्लास देख लो, ठीक है। तो जाकर देखो तो सही, सब कुछ अवेलेबल है और आगे भी होगा, ठीक है, जब तक है जान। घा वाला क्वेश्चन देख लो बच्चों। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? आपके पास ऑप्शन है 1.5 × 10⁸, 2 × 10⁸, 1.8 × 10⁸, या फिर 2.5 × 10⁸। अरे स्टूडेंट, जब वायु में प्रकाश की चाल आपको दी गई है, मैं यहां पे सॉल्व कर नहीं सकता, चलो नीचे। और अब देखो वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, अपवर्तनांक 1.5 है। मैं यहां पे सॉल्व करूंगा। देखो वायु में प्रकाश की चाल को हम C से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू है बच्चा पार्टी कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अपवर्तनांक n हमें दिया गया है बच्चों, अपवर्तनांक n हमें दिया गया है, कितना दिया गया है? 1.5 दिया गया है। मुझे याद है भाई, अभी तो मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया, ठीक है। हमें निकालना क्या है भाई? हमें v निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? हमें v निकालना है। तो भैया देखो ध्यान से, v हमें निकालना है। तो इसके लिए करना क्या होगा? पता है किसी को क्या करना होगा? इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला होता है n इक्वल टू वो फॉर्मूला होता है बच्चों C अपान v। n इक्वल टू हमारा होता है C अपान v, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब चूंकि हमें क्या निकालना है? हमें v निकालना है, v, ठीक है। तो v निकालना है भैया, तो एक काम करो चुपके से, C अपान v के जगह पर देखो, v को इधर ले जाओ, n को इधर ले आओ, तो C अपान n हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं से आप निकाल लो भाई, v इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, C की वैल्यू है 3 × 10⁸ और n की वैल्यू है 1.5। अब भैया 1.5 हक्कम 1.5, 1.5 2 जा
3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनली v की वैल्यू जो आ गई ना बच्चों, v की वैल्यू जो आ गई वो फाइनल आंसर हमारा आ गया है 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो यही हमें निकालना था भाई, यही हमें निकालना था। तो हमें वायु में प्रकाश की चाल c दिया गया है, हमें अपवर्तनांक दिया गया है, हमें v निकालना था। तो v n इक्वल टू सी अपान वी होता है, तो v इक्वल टू सी अपान n हो जाएगा। हमने एक फॉर्मूला लगा दिया, v इक्वल टू 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा ये देखो भाई। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल जो होगी 2 गुणे 10 के पावर 8 होगी। ठीक है, कितना आसान है, कितना आसान है भाई, कुछ करना नहीं है, सिर्फ अगर समझ जाते हो अच्छे से। फिजिक्स है क्या, फिजिक्स को समझना पड़ता है, ऐसे वैसे समझ में नहीं आएगा। अगर हल्का फुल्का दिमाग लगाओगे नहीं समझ में आएगा, आपको पूरा माइंड सेट लगाना है भाई। फिजिक्स फिजिक्स है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ समझ में आ जाएगा। चलो बच्चे बड़ी अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंगा वाला। देखो 84 पीओ 218, पीओ क्या है, पोलोनियम है। ठीक है, जिसका 84 दिया गया है, मतलब ये परमाणु क्रमांक दिया गया है, द्रव्यमान संख्या 218 दिया गया है। ठीक है, तो पोलोनियम का परमाणु क्रमांक 84 है, द्रव्यमान संख्या 218 है। तो इस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो भैया न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है ना, तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा दो। तो 218 में से 84 घटाएंगे तो कितना आएगा, 84 218 222 या 134? भाई 134 आ जाएगा। मतलब हमें पोलोनियम दिया गया है, इसका परमाणु क्रमांक 84 है, द्रव्यमान संख्या 218 है। अब इस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो द्रव्यमान संख्या आपका 218, इसमें से 84 घटा दो तो आपका 134 आ जाएगा। तो अंगा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, चा वाला। देखो बच्चों, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है भाई, अभी तो हम यही पढ़ रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। देखो चा वाला, अर्धचालकों व चालकों की चालकता, अर्धचालक या चालक की जो चालकता होती है, लास्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है। वो फर्स्ट ताप पर निर्भर नहीं करती, सेकंड ताप बढ़ने पर घटती है, थर्ड ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की बढ़ती है व चालकों की घटती है, फोर्थ ताप घटने पर घटती है। अरे भैया सिंपल है, अर्धचालकों व चालकों की जो चालकता है ना, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की बढ़ती है और चालकों की घटती है। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहां पे बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। समझ में आ गया? देखो बहुत ध्यान से समझो, कुछ है नहीं। मतलब अर्धचालकों व चालकों की चालकता, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो अर्धचालकों की बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तो बढ़ाएंगे तो अर्धचालकों की बढ़ेगी और चालकों की घटेगी। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ये भी थर्ड ऑप्शन सही है। यानी कि 6 बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुके हैं बच्चों पार्टी, एक एक नंबर के 6 नंबर आपका फिक्स है। समझ में आ रहा है? बहुविकल्पीय हो चुका है, बाकी बहुविकल्पीय का पूरा क्लास देखना तो जाकर देख लो भाई, मैंने बताया सर्च कर लो। अब चलते हैं बच्चों अपने इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्नों पे। अब चलिए स्टूडेंट अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं भैया। इसमें भी आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे। खंड बाम में अति लघुत्तरीय प्रश्नों के टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के 6 नंबर इसके लिए भी मिलेंगे। मतलब बहुविकल्पीय 6 नंबर, अति लघुत्तरीय भी 6 नंबर। तो आखिर सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन कौन से आते हैं? क्योंकि लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय ही बचा इसके बाद। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो तो चलिए भैया देखते हैं खंड बा को, एक एक क्वेश्चन समझेंगे। और इन क्वेश्चंस को ऐसा मत समझना कि ये केवल अति लघुत्तरीय में आएंगे, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं ना जो भैया 2-2 नंबर वाले लघुत्तरीय में भी आते हैं। तो आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कितने नंबर का आता है वो मायने नहीं रखता भैया, क्वेश्चन कितने भी नंबर में आएगा आप करके आओगे। देखो दूसरे कक्का न्यूमेरिकल है भाई, न्यूमेरिकल रहेगा फिजिक्स में, वो मैं बताऊंगा। देखो 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा? एक नंबर। देखो ये एक नंबर वाला क्वेश्चन लग रहा है शकल से? नहीं ना, लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है ना। तो 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आता है। तो चलो भाई यहां पे हम सॉल्व करेंगे। देखो यहां पे मैं आंसर बताऊंगा, वही क्वेश्चन है, मैंने अलग कर दिया है बस। देखो
12 वोल्ट विद्युत वाहक बल आपको दिया गया, यानी कि हमें ई की वैल्यू दी गई है बच्चों, ई की वैल्यू दी गई है 12 वोल्ट। कितना दिया गया है? 12 वोल्ट। ठीक है, ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का निंजा ट्रिक क्या है? ट्रिक यही है कि जो जो वैल्यू दी गई है उसको लिखो। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें क्या दिया गया है? तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध, हमें स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये दिया गया है बच्चों 3 ओम। कितना? 3 ओम हमें ये दिया गया है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। आंतरिक प्रतिरोध बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया, यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर हो, यानी कि आई की वैल्यू जो दी गई है ना, वो दिया गया है 0.5 एम्पियर। एम्पियर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? तो जुड़े प्रतिरोध का मान निकालना है, यानी कि हमें आर निकालना है। क्या निकालना है? आर निकालना है। ठीक है, तो अब हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं। एक फार्मूला होता है भैया, परिपथ में धारा आई इज इक्वल टू होता है, आई इज इक्वल टू होता है ई अपान आर प्लस आर। ठीक है, ये हमारा होता है बच्चों फॉर्मूला, आई इक्वल टू ई अपान आर प्लस आर। अब इसी पर हम वैल्यू रख देंगे। देखो आई बराबर हमारा हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, ई की वैल्यू कितनी है? देखो 12 वोल्ट है। बहुत ध्यान से समझो, न्यूमेरिकल में कुछ नहीं होता। आर की वैल्यू कितनी है भैया? हमें निकालना है, हमें कैपिटल आर निकालना है। और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? चलो यहां पे आई की भी वैल्यू रख दो। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं, यहां पे आई की भी वैल्यू भाई रख दो। ठीक है, आई की वैल्यू देखो 0.5 है, ये भी रख देते हैं ना, क्योंकि हमें आई की वैल्यू दी गई है, तो आई की वैल्यू रख दिया। और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? 3 है, 3 है ना। तो देखो आई की वैल्यू मैंने 0.5 रख दिया। ठीक है, ई की वैल्यू 12 रख दिया, कैपिटल आर निकालना है, स्मॉल आर की वैल्यू आर प्लस 3 रख दिया। अब देखो एक काम करना है बच्चों, इसके नीचे भी एक होगा, इसका इससे गुणा कर दो, इसका इससे कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा 0.5। ठीक है, और आर प्लस 3 इससे गुणा करेंगे बराबर 12 का 1 से गुणा होगा तो 12 होगा। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आ रहा है? देखो मैंने कुछ नहीं किया, 0.5 का r प्लस 3 से गुणा कर दिया है और 12 का 1 से तो 12 आएगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, 0.5 का r से गुणा होगा तो 0.5 r हो जाएगा, और प्लस 0.5 का 3 से गुणा होगा तो कितना आएगा? खुद ही सोचो, 3 का 0.5 से गुणा होगा तो आपका 1.5 आएगा। कितना आएगा बच्चों? ये 1.5 आएगा, तो 1.5 हो गया। ठीक है, और बराबर आपका कितना आ जाएगा? देखो 12 तो आपका पहले से ही है भाई, तो इसको 12 हम रहने देंगे। अब दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहां पे। देखो हमें क्या करना है, 0.5 आर को ऐसे ही रहने देना है, और इनको भैया को इस साइड में ले आना है। देखो ध्यान से, ये 12 है और इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, 12 में से 1.5 घट जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आर बराबर हमारा हो जाएगा, सॉरी 0.5 आर, 0.5 आर बराबर हमारा हो जाएगा 12 में से हम 1.5 को घटाएंगे तो 10.5 आएगा। कितना? 10.5। ठीक है, अब आर यहां से निकाल लेंगे। फाइनली आर बराबर हमारा हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा? देखो 10.5 है और अपान, देखो 0.5 उधर गुणे में है, इधर भाग में हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल, ऊपर हो गया कितना? 105/5 आ गया, 105/5। अब इसको आप लोग कट कर दो। देखो 105 को 5 से कट करोगे तो 21 आएगा। ठीक है, तो आर की जो हमारी वैल्यू आ गई ना, आर बराबर जो आ गया वो फाइनल आंसर हमारा आ चुका है। कितना आया? 21 ओम, 21 ओम, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हमारा प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया? एक बार मैं फिर से समझाऊंगा भाई, क्योंकि मुझे बच्चों को समझाना है, ऐसे पढ़ाने को तो मैं पढ़ा दूं। देखो हमें विद्युत वाहक बल ई की वैल्यू 12 वोल्ट दिया गया था, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर की वैल्यू 3 ओम, आई धारा की वैल्यू 0.5 एम्पियर, हमें कैपिटल आर प्रतिरोध निकालना था। तो आई बराबर ई अपान आर प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। तो आई की वैल्यू 0.5 है, ई की वैल्यू 12, कैपिटल आर निकालना है, स्मॉल आर 3 है। अब 0.5 का r प्लस 3 से गुणा होगा बराबर 12 का 1 से, तो यहां पे 0.5 r प्लस
0.5 का 3 से गुणा होगा 1.5। हमने इसको किया तो r बराबर 10.55 0.5 आया, दशमलव को दशमलव कैंसिल किया तो 105/5 हमने काट दिया, 21 पंचे 105 यानी कि r की वैल्यू 21 ओम आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है भाई ना, अभी मैं समझा रहा हूं पूरा पेपर, लेकिन मैंने मैराथन क्लास भी फिजिक्स का दे रखा है। यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुभम लेक्चरर क्लास हाजिर है, जाकर देखना, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज करता हूं। अब चलते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे। बच्चे डर गए होंगे सर जी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन एक एक नंबर में आते हैं, तो मैंने कहा नंबर 2 भी हो सकता है, बस ध्यान से समझो। खा वाला देखो, एक सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के धारा लूप में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर, इसको भी मैं नीचे सॉल्व कराऊंगा। ये देखो भाई, एक सेंटीमीटर, इसको समझना बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, 1 नंबर वाला ये न्यूमेरिकल है। देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के धारा लूप में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालिए। तो हमें क्षेत्रफल दिया गया है ए, क्षेत्रफल ए की वैल्यू जो दी गई है ना बच्चों, वो दिया गया है कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसको पहले मीटर स्क्वायर में बदलो, ठीक है, बड़ी वैल्यू में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना, जैसे देखो अगर 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता तो हम 100 से भाग दे देते, किससे, 100 से। अब चूंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 2 बार 100 से भाग देंगे, यानी कि 1 को 100/100 से भाग देंगे, ठीक है, तब ये सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर में होगा। तो 1/100 को 100 से भाग देंगे तो ये 10,000 आएगा। 1/, देखो 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 4, इसको लिख सकते हैं कितना, 10 के पावर 4, ठीक है। इसको ऊपर लाएंगे तो 10 के पावर -4 हो जाएगा। देखो ध्यान से क्यों हो जाएगा, मैं एक बार फिर से समझाता हूं। देखो ये 1 आपका रहेगा और गुणे 10 के पावर 4 है, जब इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 के पावर -4 हो जाएगा। अब ये मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। अब देखो 1 का 10 की पावर -4 से गुणा होगा तो 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 गुणे 100 से डिवाइड कर देंगे। अब 100 गुणे 100 को 10,000 मतलब गुणा करेंगे तो 10,000, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 4, ठीक है। 10 की पावर 4 को ऊपर ला जाएंगे तो 10 की पावर -4 होगा। यानी कि सिंपल बताऊं तो इसको मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था, यानी कि हमारे जो क्षेत्रफल की वैल्यू होगी ना मीटर स्क्वायर में अगर देखा जाए बच्चों, तो 10 के पावर -4 ये मीटर स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, कुछ करना थोड़ी ना है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना था, हमने 2 बार 100 से भाग दे दिया, ठीक है। अब धारा की वैल्यू दी गई है आई की वैल्यू दी गई है बच्चों 2 एम्पियर, कितना, 2 एम्पियर हमें दिया गया है। हमें अब निकालना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि एम की वैल्यू निकालनी है, एम की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है, देखो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से। एम बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है, मैंने ऑब्जेक्टिव में भी बताया था, आई इंटू ए। क्या होता है, आई इंटू ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। तो एम बराबर हमारा हो जाएगा, देखो आई की वैल्यू कितनी है, बस रख दो वैल्यू, आई की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू है गुणे 10 के पावर -4, बस यही आंसर हो गया। इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि फॉर्मूले से मात्रक निकाल लो, एम्पियर मीटर स्क्वायर, बस यही आंसर हो गया। देखो कितना आसान था, हलवा था, बस यही आंसर हो गया।
यानी कि हमें अगर क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया तो मीटर स्क्वायर में मैंने बदल दिया, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। धारा है 2 एम्पियर, एम निकालना है तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम बराबर आई इंटू ए होता है। आई के जगह पर 2 रख दिया, ए के जगह पर 10⁻⁴ रख दिया, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया। बस एकदम सिंपल सा था क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझो। अगला क्वेश्चन जो हमारा है भैया वो भी सिंपल सा है। देखो ये गा वाला वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं? भाई ये सिंपल है तो इसका आंसर हम सिंपल तरीके से देंगे भी। देखो ये वैद्युत अनुनाद क्या होता है, मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं एकदम आसान शब्दों में, सिर्फ परिभाषा लिखना है। देखो वैद्युत अनुनाद किसी वैद्युत परिपथ की वो स्थिति जब किसी विशेष अनुनादी आवृत्ति पर उस परिपथ की प्रतिबाधाओं का प्रवेश्यता के मान परस्पर निरस्त हो जाएं तो वैद्युत अनुनाद कहलाती है। ये आप परिभाषा याद कर दो भाई, इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि मैं घोल के पिला दूंगा आपको याद हो जाएगा। मतलब किसी वैद्युत परिपथ की वो स्थिति जब किसी विशेष अनुनादी आवृत्ति पर उस परिपथ की प्रतिबाधाओं या प्रवेश्यता के मान परस्पर निरस्त हो जाएं तो वो वैद्युत अनुनाद कहलाती है। एकदम सिंपल सा है। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा एक नंबर में दे देंगे तो हम लोग भैया बाकी के क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि पहले आप बड़े बड़े क्वेश्चन को टारगेट करना, एक नंबर वाले तो हो ही जाएंगे। चलो घा वाला, किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। भाई ये किरण प्रकाशिकी चैप्टर का क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से ये सिंपल भी है। देखो किसी प्रकाशिक माध्यम में वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला, वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है एनवी माइनस एन आर अपान एन वाई -1, यही होता है वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला। एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसको याद रखना। ओमेगा बराबर एनवी माइनस एन आर अपान एन वाई -1। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ओमेगा क्या है? तो ये प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता, मतलब ये वर्ण विक्षेपण क्षमता। एनवी क्या है? बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक। वी का मतलब वायलेट, लिख लेना भाई, मैं लिखूंगा नहीं। एनवी है बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक, एन आर है लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक और एन वाई है येलो यानी कि पीले रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लगा देना अगर वर्ण विक्षेपण क्षमता निकालने को दिया जाता है। चलिए अंगा नंबर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट, अंगा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ना, अभी 2 क्वेश्चन और हैं, अभी तो 4 क्वेश्चन का हमने आंसर दिया। अंगा देखो ये क्वेश्चन जो है भैया एक बहुत ही स्पेशल न्यूमेरिकल है, चैप्टर 10 तरंग प्रकाशिकी का। हल्के में मत लेना, तो ये न्यूमेरिकल 3-3 नंबर में भी आता है, लेकिन आप भाई 1 नंबर में आ गया। तो देखो समान आवृत्ति वाली 2 तरंगों के आयामों का अनुपात 5:3 है। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई एकदम सिंपल हलवा वाला क्वेश्चन है, चलिए इसको भी हम करते हैं भाई, छोड़ेंगे नहीं इसको भी। ठीक है, देखो अंगा, ये देखो भाई क्वेश्चन दिया गया है, इसको समझो। देखो समान आवृत्ति वाली 2 तरंगों के आयामों का अनुपात 5:3 है। मतलब 2 तरंग है जिनके आयामों यानी कि A1 और A2, आयाम को A से डिनोट करते हैं। इन दोनों का अनुपात जो है बच्चों वो 5:3 है। ठीक है, अब आपको इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। तो भाई अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है A1 अपान A2, इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है बच्चों? वो दिया गया है 5/3। देखो अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 अनुपात A2 बराबर 5:3, तो A1 अपान A2 बराबर 5/3। यहां से हम A2 की वैल्यू निकाल देंगे। देखो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना भैया। A2 की वैल्यू निकाल लो। देखो 3 का A1 से गुणा होगा 5 का A2 से, तो ये हो जाएगा 5A2 बराबर हो जाएगा 3A1। कितना? 3A1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे अगर हम A2 का फॉर्मूला निकालें तो A2 बराबर A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? ध्यान से समझो, 3A1 अपान 5 हो जाएगा। कितना? 3A1 अपान 5 हो जाएगा। ये मैं क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि फॉर्मूले में अभी A2 की वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है, आपको निकालना क्या है? इनके अध्यारोपण से उत्पन्न तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। मतलब हमें निकालना है I मैक्सिमम, I मैक्स यानी कि अधिकतम तीव्रता, और रेशियो I मिन यानी कि न्यूनतम तीव्रता। ठीक है, I मिन, इनका अनुपात निकालना है भैया।
तो इनका रेशियो कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यही हमको निकालना है। तो अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे और ये निकल आएगा। ठीक है, इसका हम लोग फॉर्मूला, तो देखिए स्टूडेंट यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, देखो ध्यान से, आई मैक्स, ठीक है, अपान आई मिन, यानी कि अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का जो अनुपात होता है ना भैया, इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको समझना आप लोग। देखो A1 प्लस A2 और अपान A1 माइनस A2, इन दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। मतलब अगर आपको अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता निकालना है ना, तो पहली तीव्रता के आयाम और दूसरी तीव्रता के आयाम को जोड़ दो, फिर दोनों को घटा दो और सबका स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। अब देखो हम यहां पे वैल्यू रखेंगे भाई, आई मैक्स हम लिखते चलते हैं ताकि दिक्कत ना हो, और अपान आई मिन। ठीक है, अब यहां पे हम वैल्यू रखेंगे ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। देखो ध्यान से, A1 की वैल्यू तो हमारी A1 ही है, और प्लस A2 की वैल्यू देखिए हमने निकाला था 3A1 अपान 5, इसीलिए मैंने निकाला था, तो ये हो जाएगा 3A1 अपान 5। ठीक है, और अपान नीचे हो जाएगा A1 माइनस 3A1 अपान 5, वही वैल्यू होगी बस माइनस में। देखो इसके नीचे भी एक मान लेंगे और इसके नीचे भी एक मान लेंगे। ठीक है, अब यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं, इन सब का स्क्वायर भी तो करना है, इसको मत भूलना आप लोग, इन सब का स्क्वायर मैंने कर दिया है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा दिमाग आपको लगाना होगा। देखो मैंने क्या किया है, A1 की वैल्यू तो ऐसे ही है, A2 के जगह पर मैंने 3A1 अपान 5 रख दिया, देखो ये प्लस में। ठीक है, अब A के नीचे तो एक माना ही जाएगा A1 के नीचे। ठीक है, फिर A1 माइनस 3A1 अपान 5, इन सबका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए आई मैक्स अपान आई मिन, ठीक है, इनका जो फॉर्मूला होगा बहुत ध्यान से समझना। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तभी तो समझ में आएगा। तो देखो ये 5 और 1 का एलसीएम जब लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और नीचे देखो 5 1 5 जब 5 का A1 से गुणा होगा तो 5A1। ठीक है, और प्लस 3A1। ठीक, ये हो गया, और नीचे भी वही आएगा 5A1 और माइनस 3A1 हो जाएगा। ठीक है, अपान 5 सेम ही आएगा क्योंकि एलसीएम इसमें भी लेंगे और इन दोनों का हम कर देंगे स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर करते रहना। ठीक है, अब सिंपल सा है, देखो 5 से आप 5 को कैंसिल कर दो, कर दिया मैंने 5 से 5 को कैंसिल। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे 5 है यहां पे 5 है, हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारा हो जाएगा आई मैक्स अपान आई मिन। ठीक है, बराबर हो जाएगा, ध्यान से समझना मेरे स्टूडेंट, देखो 5A1 और 3A1 मतलब ये 8A1 हो जाएगा, और अपान नीचे हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो 2A1 हो जाएगा। A1 से A1 कैंसिल कर देंगे और इन सब का स्क्वायर तो पहले से ही लगा है। ठीक है, तो हमारा यहां पे हो जाएगा, देखो आई A1 से A1 कैंसिल कर दिया तो आई मैक्स अपान आई मिन। ठीक है, बराबर हमारा हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ये हमारा आ जाएगा, देखो 8A1, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 9 64 हो जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 एक कम 4, 16 चौका 64, मतलब ये आ गया 16/1। कितना आ गया? 16/1। अब हम अनुपात में अगर इसको लिखें तो अनुपात में भी लिख सकते हैं, देखो आई मैक्स अनुपात आई मिन, और इन दोनों का रेशियो जो होगा बच्चों, वो आंसर आ गया है हमारा 16:1। कितना? 16:1, और यही आंसर हो जाएगा। देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात हमने निकाल दिया। न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा आपको लग सकता है, देखो A1 और A2 का अनुपात 5:3 था, हमने A1 और अपान A2 बराबर 5/3 लिखा, यहां से A2 निकाल लिया 3A1 अपान 5। आई मैक्स और आई मिनिमम दोनों का जो अनुपात होता है, इसका फॉर्मूला होता है A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, हमने फॉर्मूला लग दिया। फाइनली हमारा आया 8A1 अपान 2A1, इसका स्क्वायर, A1 से A1 कैंसिल, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 अपान 2 का स्क्वायर 4, तो 16 चौका 64, 16/1। देखो 16/1 आ गया। आई मैक्स अनुपात आई मिन बराबर 16:1, यानी कि
इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 16:1 होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मौका है भाई, ठीक है। बाकी ये न्यूमेरिकल में पहले भी शायद करवा चुका हूं, ठीक है, तो समझ में आ गया। चलो इसको भी मैं इरेज करता हूं। अब हम चलते हैं अपने अति लघुत्तरीय का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, और मुझे लग रहा है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा फिजिक्स, ठीक है। जो डर था वो खत्म हो गया होगा। चलो देखो अगला, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए भाई। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है, इसका भी मैं आंसर बता दूंगा तो आपका 6 क्वेश्चन हो जाएगा, एक एक नंबर का 6 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो भैया इसका आंसर मैं नीचे बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं बताने वाला मैं। देखो यहां पे हम चलेंगे नीचे, ये देखो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है। चैप्टर 11 विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति का ये क्वेश्चन है। देखो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का को समझाइए, या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव भी इसको बोलते हैं। देखो क्या होता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। मतलब सिंपल है मेरे स्टूडेंट, देखो एक धातु मैंने ले लिया है, ये कोई धातु है भैया, ठीक है। अब धातु है तो सिंपल है, इसमें क्या होंगे, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आवेश वाहक जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमने क्या किया, उपयुक्त आवृत्ति का कोई प्रकाश मैंने इस पर डाल दिया। देखो ये प्रकाश आ गया भाई, ये आपतित प्रकाश है। क्या है, ये नाम दे देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, आपतित प्रकाश, ठीक है। अब जब होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना। देखो क्या हुआ, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का कोई प्रकाश डाला जाता है, ये जो हमारा है ये धातु की सतह है। क्या है, धातु है या धातु की सतह है, ठीक है। अब इस धातु की सतह पर हमने उपयुक्त आवृत्ति का कोई प्रकाश डाला है तो होगा क्या, इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं भैया ना चुपके से, ये बाहर निकलने लगेंगे। देखो ये, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम बोलेंगे बच्चों प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और इस पूरी घटना को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बोलेंगे। मतलब सिंपल है, देखो जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, जब इस धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का कोई प्रकाश डाला गया तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इसके पृष्ठ से देखो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगे, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहेंगे। और इस पूरी घटना को ना प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है, समझ में आ गया तो इसको भी नोट कर दो भैया, ठीक। चलो अब हम चलेंगे बच्चों अपने लघुत्तरीय प्रश्नों पर, जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। और 2-2 नंबर वाले जो लघुत्तरीय प्रश्न है ना बच्चा पार्टी, वो टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, 8 नंबर आपको मिलेंगे 2-2 नंबर वाले। सबसे ज्यादा नंबर वाले 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, सबसे ज्यादा नंबर के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर आपको देकर जाएंगे। तो जहां कहीं भी 3 नंबर वाले क्वेश्चन मिले ना, अटैक कर दो उस पे। देखो तीसरे का है, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रा की अंक 80 पद्धति में लिखिए तथा विमा सूत्र लिखिए। चलो भाई हम धारा घनत्व को भी पढ़ लेते हैं। ये देखो धारा घनत्व, थोड़ा समझिएगा धारा घनत्व को। देखो धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, ये तो क्वेश्चन ही है, यहां से आंसर है, इसको समझो। धारा घनत्व क्या होता है, थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको, ये देखो, ठीक है। तो देखो किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। मतलब किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली जो धारा है उसी को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, धारा घनत्व को हम जे से प्रदर्शित करते हैं। देखो मान लो यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा आई चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए पर एक समान रूप से वितरित हो, तब उस क्षेत्रफल के किसी बिंदु पर धारा घनत्व जो जे होगा ना, उसका फार्मूला होगा J इक्वल टू I अपान ए, ठीक है। ये होगा बच्चा पार्टी धारा घनत्व का फार्मूला। एकदम सिंपल सा है कि नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो
क्या कहा गया, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा आई चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए पर एक समान रूप से वितरित हो, तब उस क्षेत्रफल के किसी बिंदु पर धारा घनत्व जे बराबर आई अपान ए होगा। इसका मात्रक क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, तो इसका मात्रक हो जाएगा बच्चा पार्टी, क्या हो जाएगा मात्रक, आप फॉर्मूले से निकाल लो ना, आई है धारा, धारा का मात्रक होगा एम्पियर, ठीक है, और ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। एकदम सिंपल है। अब कोई कहे भैया इसका विमा भी बता दो सर जी, विमा विमीय सूत्र क्या होगा पूछा गया है, तो इसका विमीय सूत्र अगर देखें नॉर्मली तो आई है धारा, धारा का विमा होता है ए, और ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का बीमा L2 होगा, लेकिन ऊपर लाएंगे तो L-2 हो जाएगा, तो इसका बीमा जो है AL-2 होगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा और अच्छे से लिखे ना तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो M0, बहुत ध्यान से समझना, M0 L-2 T0 और A के पावर 1, ये इसका बीमा हो जाएगा। वही चीज है भाई, चाहे आप AL-2 लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो ये धारा घनत्व तो होगा, धारा घनत्व जे बराबर आई अपान ए, मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, विमा AL-2 या M0 L-2 T0 A1, बस हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन है, देखो बाकी क्वेश्चन का मैं भाई आंसर नहीं बताने वाला क्योंकि काफी लॉन्ग क्लास हो चुकी है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसी पर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, टेंशन मत लेना, सभी क्लासेस आपको हमारे इसी चैनल पर मिलती हैं। फिजिक्स के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से ही पढ़ा रखे हैं और आगे भी पढ़ाएंगे। देखो चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तैयार कर लेना। अब मैं क्वेश्चन बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तीसरा गा, एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंगदैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित की जा सकती है, 1.2.4 माइक्रोफैराड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है, अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला घा, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर लिखिए, बहुत ज्यादा आता है तरंग प्रकाशिकी से, यानी कि 4 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे 2-2 नंबर वाले, आपको 8 नंबर मिलेंगे। और टेंशन मत लेना स्टूडेंट, मैं इसका सॉल्यूशन, इसके क्वेश्चंस मैं अलग अलग क्लासेज में आपको दूंगा, अगर मैंने जिम्मेदारी ली है ना कि पूरी तैयारी होगी तो होगी, टेंशन मत लेना। अब 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे भाई, खंड दापे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं भैया 10 क्वेश्चन रहेंगे, 3-3 नंबर के 30 नंबर देकर जाएंगे, सबसे ज्यादा नंबर के, तो जहां कहीं भी 3 नंबर वाले क्वेश्चन मिले तुरंत अटैक कर दो। देखो चौथे का काम, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग यानी कि अनुगमन वेग में संबंध लिखिए। खा, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र निकालिए। ये सब जो क्वेश्चन है ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, इनको तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए 3 नंबर। घा, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए, चौक कुंडली वाटहीन धारा के महत्व को समझाइए 3 नंबर। घ, अंगा, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है 3 नंबर, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 3-3 नंबर के मेरे स्टूडेंट, और 5 गुणे 3 यानी कि 15 नंबर आपके कंप्लीट यहां पे हो चुके हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन तैयार करना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ चाहिए तो आप लोग प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पे हमारा नंबर मिलेगा, कांटेक्ट कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखो 5वें में भी 5 क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि टोटल 10 लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, या इसी को बोलते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। खा, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गा, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध स्थापित कीजिए। शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या, रिपीट क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके चक्कर में मत रहना, ठीक है, क्वेश्चन अलग रहेगा। घा, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक एवं अर्धचालकों में अंतर लिखिए। और अंगा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अलग अलग क्षेत्रों की किन्हीं 4 प्रकार की तरंगों के नाम लिखिए, उनकी तरंग के औसत मान तथा कोई एक उपयोग लिखिए 3 नंबर। मतलब 5 क्वेश्चन यहां पर भी रहेंगे 3-3 नंबर के, 15 नंबर आपको देकर जाएंगे। मतलब भैया 3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो 30 नंबर के आएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि 6 नंबर का बहुविकल्पीय, 6 नंबर का आता लघुत्तरीय 12 नंबर, 8 नंबर का 2-2 नंबर वाला लघुत्तरीय 20, और 30 नंबर का ये लघुत्तरीय 50, और 20 नंबर का आपका रहेगा भैया खंड या यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसमें भाई डेरिवेशन तो रहेंगे ही, देखो खंड या
इसमें कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन रहेंगे, 5-5 नंबर के, 20 नंबर आपको मिलेंगे। सबसे खास बात यह है ना कि इसमें आपको हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा। ये नहीं पता तो ये कर दो। देखो 6, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, 5 नंबर का रहेगा भैया। ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा आता है, नहीं पता तो अथवा लगा है। ये दूसरा कर लो, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ये कर सकते हो। दोनों में से कोई एक करना है, छाप दोगे नंबर। 7 नंबर पे आ जाओ भैया, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और परिपथ बनाकर समझाइए। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आता है भाई, किरचॉफ का नियम 5 नंबर में बहुत ज्यादा आता है, नहीं पता तो अथवा लगा है। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र लिखिए, ये कर लीजिए। डेरिवेशन है ये, और इसको तो तैयार करना ही करना है। ठीक है, चलो भैया 8वां क्वेश्चन, एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनता है, इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक भी स्थापित कीजिए। अथवा लगा है, हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत की सहायता से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा स्नेल का नियम लिखिए। दोनों में से कोई एक करो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं बच्चों, हमारा 9 नंबर है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए, नहीं पता तो अथवा लगा है। पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र खींचिए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए, 5 नंबर। देखो भैया, आपको हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन मिल रहे हैं और पूरे 70 नंबर का जो पेपर है ना भैया, उसको मैंने आपको बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, 6 नंबर का बहुविकल्पीय, 6 नंबर का लघुत्तरीय, 8 नंबर का लघुत्तरीय, फिर 30 नंबर का लघुत्तरीय, फिर 20 नंबर का विस्तृतरीय, टोटल 70 नंबर का ये रहेगा। सबसे ध्यान देने वाली बात, लघुत्तरीय जो है ना, 2 नंबर और 3 नंबर दोनों को मिला लो तो 38 नंबर के लघुत्तरीय आते हैं। तो लघुत्तरीय जहां भी मिले भाई पढ़ लो, 38 नंबर मतलब आधे से ज्यादा नंबर का लघुत्तरीय। फिर 5 नंबर वाले विस्तृतरीय पर बहुत ज्यादा ध्यान दे देना, डेरिवेशन पे, और बहुविकल्पीय लघुत्तरीय आप पढ़ते रहना, काम खत्म है, 70 नंबर कंप्लीट है। तो ये पूरा मॉडल पेपर आपको कैसा लगा भाई? वीडियो पसंद आया फटाफट इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। बाकी हम चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।